हेलो चाम, सो आई होप आप बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहे हो अपने एग्जाम्स के लिए और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। अ लॉट ऑफ यू वर सेइंग कि मैं एक ही वीडियो में सभी डायग्राम्स आपको रिवाइज करवा दूं मैक्रो इकोनॉमिक्स से। स्पेशली आपको पता है जैसे आपका यूनिट है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, उसमें बहुत सारे डायग्राम्स हैं, तो इनकी प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने आंसर में सब अच्छे से लिख दिया बट डायग्राम ही गलत बनाया तो क्या ही फायदा है उस चीज का, राइट। तो डायग्राम्स बहुत अच्छे से सुंदर तरीके से आप बनाएंगे, प्रॉपरली उसे लेबल करेंगे, एक्स एक्सिस पे क्या दिखा रहे हो, वाई एक्सिस पे क्या दिखा रहे हो, प्रॉपर मेंशन करेंगे। पेन से आप डायग्राम बना सकते हैं एंड इससे आपका आंसर विल ऑल्सो स्टैंड आउट, राइट। तो कुछ क्वेश्चंस में तो वो आपको स्पेसिफिकली बोलते हैं कि डायग्राम आप दिखाएं, तो उसमें तो आपको दिखाना ही है। पर अगर वो नहीं भी पूछ रहे हैं बट यू स्टिल फील कि यू कैन सपोर्ट द आंसर विद द डायग्राम, तो गो अहेड, मेक द डायग्राम, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम नेशनल इनकम यूनिट की बात करें तो उसमें कोई ज्यादा डायग्राम्स नहीं है, सिर्फ आप सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वाला डायग्राम देखकर जाएंगे और उसी में रियल फ्लो और मनी फ्लो को भी देखेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की। ये तीन फेजेस होते हैं, फेज ऑफ प्रोडक्शन, फेज ऑफ इनकम जनरेशन एंड फेज ऑफ एक्सपेंडिचर। तो एक एमसीक्यू भी आया था रिसेंटली 1 मार्क का, तो उसमें काइंड ऑफ फिल इन द ब्लैंक था। यहाँ पे आपको प्रोडक्शन नहीं गिवन था एंड आई थिंक यहाँ पे एक्सपेंडिचर नहीं गिवन था और आपको फिल करना था। एमसीक्यूज में ऑप्शंस दी हुई थी, तो इस तरह से भी उन्होंने आपसे डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया, राइट। तो इस फेज में क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विसेज लेकर और उसके साथ साथ कुछ और नॉन फैक्टर इनपुट्स यूज करके प्रोडक्शन करते हैं। फिर क्या होता है, हाउस होल्ड्स को वो उनकी फैक्टर सर्विसेज के बदले फैक्टर पेमेंट्स देते हैं, लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योरशिप के बदले प्रॉफिट। और फिर खर्चा किया जाता है इकोनॉमी में। जो कंज्यूमर्स हैं जब वो खर्चा करते हैं फाइनल गुड्स पे तो उसे हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं, और जो प्रोड्यूसर्स हैं जब वो खर्चा करते हैं फाइनल गुड्स पे तो उसे हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो इनको आप अच्छे से देखकर जाएंगे। उसके बाद another diagram which you must do is circular flow model in a two sector economy। आपको टू सेक्टर में ही करना है। प्रोड्यूसर्स और हाउस होल्ड्स के बीच में क्या फ्लोज होते हैं, इसमें मनी फ्लो भी होते हैं और रियल फ्लो भी होते हैं, ठीक है। वेरी सिंपली, प्रोड्यूसर्स हाउस होल्ड्स को सामान बेच रहे होते हैं तो दैट इज सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और इसके बदले हाउस होल्ड प्रोड्यूसर्स को पैसे देते हैं, सो दैट इज एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। अलॉन्ग विद दिस हाउस होल्ड प्रोड्यूसर्स को क्या देते हैं, फैक्टर सर्विसेज। हाउस होल्ड्स ही तो हैं जो प्रोवाइड करते हैं अपना लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। एंड देन इनके रिटर्न में हाउस होल्ड्स को मिलती हैं फैक्टर पेमेंट्स, जैसे आपको पता ही है, लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट एंड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप प्रॉफिट, ठीक है। अब इसमें से दो मनी फ्लो है, जहां पे मनी इन्वॉल्व है तो ऑब्वियसली वो मनी फ्लो हो गया, जैसे ये एक्सपेंडिचर और ये फैक्टर पेमेंट्स, ये दोनों हो गए हमारे मनी फ्लो। आपको अलग से भी डायग्राम में वो पूछ सकते हैं। और जहां पे मनी इन्वॉल्व नहीं है वो हो गया आपका रियल फ्लो, वो हो गया रियल फ्लो, ठीक है। सिंपल है, देख लो एक बार। ओके, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे जिसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में देंगे। क्या मनी फ्लो का कोई और नाम भी होता है? व्हाट इज इट? अगर आपका आंसर सही हुआ तो यू विल गेट अ हार्ट फ्रॉम माय साइड इन द कमेंट्स, तो आंसर करना, ठीक है। चलो, अब चलते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट यूनिट की तरफ। सो नाउ कम्स द मेन यूनिट जिसमें सबसे ज्यादा डायग्राम्स और ग्राफ्स हैं। सो आई होप आप नोटबुक में साथ साथ बना रहे हैं। तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट कंजम्पशन फंक्शन, विच यू नो इज द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन, जो कि एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ती है, ठीक है। तो ये डायग्राम हम कैसे बनाएंगे? सो सिंपली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, आपको पता है कि जो सी लाइन है वो वाई एक्सिस से शुरू होती है, बिकॉज कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो
इवन व्हेन इनकम इज जीरो, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ हमें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करना ही होगा इफ यू वांट टू सर्वाइव। और जो हमारी इनकम वाली लाइन है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, मतलब ये तो पूरे चैप्टर के लिए सेम रहता है। सो दिस इज हाउ आवर सी फंक्शन लुक्स लाइक। तो अभी इसको प्रॉपरली लेबल करना है। ये 45 डिग्री का एंगल बना रही है y वाली लाइन, ये C है। दिस इज ब्रेक इवन पॉइंट जहां पर कंजम्पशन और इनकम इक्वल होती है और यहाँ पे सेविंग्स ऑब्वियसली जीरो होती हैं। यू हैव टू शो कि एक्स एक्सिस पे आप क्या दिखा रहे हैं। यहाँ पे हम दिखा रहे हैं इनकम या फिर जीडीपी और इधर हम दिखा रहे हैं कंजम्पशन, ठीक है। प्रॉपरली आपको डायग्राम को लेबल करना है, सुंदर सुंदर बनाना है। ओके, उसके बाद MPC विच इज द स्लोप ऑफ सी लाइन, उसका भी डायग्राम मैं आपको साथ ही दिखा देती हूँ। तो इसमें कुछ नहीं करना, बस सी लाइन बनानी है। अच्छा, यहाँ पे एक बार बता दूं कि ये जो है दिस रिप्रेजेंट्स ऑटोनमस कंजम्पशन, वो कंजम्पशन जो एग्जिस्ट करती है व्हेन इनकम इज जीरो, ठीक है। यहाँ पे वही सी लाइन बनाई है, बट क्योंकि यहाँ पर हमने स्लोप दिखानी है विच इज चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, तो मैं 2 पॉइंट्स ले लेती हूँ, उससे दिखाना इजी हो जाएगा। जैसे एक ये पॉइंट ले लिया एंड एक ये पॉइंट ले लिया, ठीक है। ये हमारी सी लाइन है। सो दिस इज चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, क्योंकि इस पे हम इनकम दिखा रहे हैं, एक्स एक्सिस पे हम इनकम दिखा रहे हैं और वाई एक्सिस पे हम वही कंजम्पशन शो कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स ले लिए, इससे चेंज दिखाना थोड़ा इजी हो जाता है। इट कुड बी लाइक जैसे ये 100 और 150 और ये 100 और 140, तो चेंज इन सी हो गया 40 और चेंज इन वाई हो गया 50, ये हो गया 0.8 एंड MPC रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज व्हाई सी लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन। फिर जब हम APC दिखाएंगे, APC ये क्या होता है, C अपॉन वाई, ये सिंपल है। वही मैं एक सी लाइन दिखाऊंगी पहले, जैसे अभी तक हम बना रहे हैं। दिस इज द सी लाइन एंड बस यहां तो मुझे 2 पॉइंट्स लेने की भी जरूरत नहीं है। ये पूरा हो गया C और ये पूरा हो गया Y। APC होता है C अपॉन वाई। यहां पे कोई चेंज दिखाने की जरूरत नहीं है, बट वी विल प्रॉपरली अगेन लेबल द डायग्राम। एक पॉइंट पे टोटल जितनी कंजम्पशन है डिवाइडेड बाय टोटल जितनी इनकम है, चेंज नहीं, सिंपल है, ठीक है। ये हो गया हमारा सी फंक्शन, MPC, APC, क्लियर है। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सेविंग फंक्शन। ये भी बहुत सिंपल है। सेविंग फंक्शन आपको पता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम नेगेटिव वाई एक्सिस, क्योंकि स्टार्टिंग में जैसे यहां पर स्टार्टिंग में आप देखोगे कि कंजम्पशन ज्यादा है इनकम से और फिर वो दोनों बराबर है और फिर इनकम ज्यादा है कंजम्पशन से। तो स्टार्टिंग में जब कंजम्पशन ज्यादा है इनकम से तो सेविंग्स नेगेटिव में होंगी। उसके बाद जब कंजम्पशन और इनकम सेम है तो सेविंग्स जीरो होंगी एंड आफ्टर दैट जब इनकम ज्यादा है कंजम्पशन से तो उस पॉइंट पे सेविंग पॉजिटिव होगी। जब मैं आपको डेरिवेशन दिखाऊंगी तो और क्लैरिटी में आपको समझ में आएगा। तो यहां पे हम दिखा देते हैं अपनी एस लाइन, ये हो गई हमारी एस लाइन, ठीक है। सो सिंपल, इसको भी एक्सटेंड कर देते हैं। ये एस लाइन हो गई हमारी, दिस इज ओरिजिन एंड यहां पर हम दिखा रहे हैं सेविंग। हियर सेविंग इज इक्वल टू 0 और ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट। वैसे हम एक्स एक्सिस पे दिखा क्या रहे हैं, वही इनकम या फिर जीडीपी। स्टार्टिंग में सेविंग नेगेटिव है, यहां से स्टार्ट हो रहा है जैसे एस डैश, तो ये जो रीजन है, ये जो डिस्टेंस है, दिस इज एक्चुअली ऑटोनमस कंजम्पशन का ही नेगेटिव पार्ट। इसको आप डिस सेविंग्स भी कह सकते हैं, इस पार्ट को जहां पे सेविंग्स नेगेटिव है। दिस पोर्शन इज इक्वल टू द ऑटोनमस कंजम्पशन, क्योंकि जब इनकम जीरो है तब भी हम कुछ ना कुछ कंजम्पशन कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं,
पास्ट सेविंग्स यूज करके, जिसे आप डिस सेविंग्स कहते हो। और जो सेविंग फंक्शन है इसका हमारे पास जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो ये है, दिस इज द स्लोप ऑफ एस लाइन विच इज एमपीएस। तो अगर मुझे एमपीएस का डायग्राम दिखाना है, दैट इज ऑल्सो सिमिलर। मैं एस लाइन दिखाऊंगी, फिर से बना के दिखा रही हूं आपको। तो यहां पे मैं 2 पॉइंट्स ले लूंगी क्योंकि चेंज दिखाना फिर इजी हो जाता है उससे। ये हो गया हमारा चेंज इन एस और ये हो गया हमारा चेंज इन वाई, ठीक है। और ये वाई एक्सिस पे हम क्या दिखा रहे हैं, सेविंग्स, ये ओरिजिन है, एंड यहां पे हम दिखा रहे हैं इनकम या फिर जीडीपी, और ये हमारी एस लाइन है। तो चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई, दिस इज आवर एमपीएस, दिस इज द स्लोप ऑफ एस लाइन, ठीक है। ये हो गया। देन इफ वी टॉक अबाउट एपीएस विच इज एस अपॉन वाई, वो कैसे दिखाएंगे, वो भी सेम है वैसे, तभी मैं आपको सारे डायग्राम्स एक साथ ही दिखा रही हूं क्योंकि ये रिलेटेड है। सो यहां पे फिर से मैं वही आपके लिए एस लाइन बना रही हूं, दिस इज द एस लाइन, ठीक है। अब यहां पे मुझे 2 पॉइंट्स लेने की भी जरूरत नहीं है, ये पूरा एस हो गया और ये पूरा हो गया वाई। तो एपीएस इज एस अपॉन वाई सिंपली। देन इसको अगेन आप प्रॉपर लेबल कर लेंगे। लेबल करना बहुत जरूरी है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया हमारा एपीएस। चलिए, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, डेरिवेशन ऑफ एस फंक्शन फ्रॉम सी फंक्शन। एस फंक्शन को डिराइव करना है, तो जिससे डिराइव करना है उसको हम नीचे रखेंगे और ऊपर हम सी फंक्शन को रखेंगे। तो सी फंक्शन से एस फंक्शन डिराइव करना है, बहुत सिंपल है, देखो बहुत सिंपल है, देखो और साथ साथ बनाओगे आप। तो यहां पर पहले हम सी फंक्शन दिखा देंगे और बिल्कुल उसके पैरेलली नीचे आप एक डायग्राम में भी दिखा सकते हैं और एक के नीचे एक भी दिखा सकते हैं, बोथ आर द राइट वेज। बिल्कुल उसके नीचे हम सेविंग फंक्शन दिखाएंगे। अब ध्यान से देखना, यहां से सी लाइन को शुरू करते हैं और प्लीज ध्यान रखना, जितना यहां पे जितना ये डिस्टेंस है उतना ही नीचे से हमें यहां से शुरू करना है। देखने में भी लगना चाहिए, वैसे आप स्केल से मार्क कर लेना प्रॉपर तरीके से, ये दोनों जो डिस्टेंस है वो सेम होंगे। ओके, तो यहां पे मैं एस लाइन आपको दिखा देती हूँ, दिस इज आवर एस लाइन, ठीक है। अब एक चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान से यहाँ पे देखनी होगी, यहाँ पे सेविंग्स 0 है, इसी पॉइंट पे आप ब्रेक इवन पॉइंट निकालेंगे, यानी इसी पॉइंट पे आप वाई को यहां से पास करवाएंगे। स्मार्ट वर्क, ठीक है। अब हमारा डायग्राम ऑलमोस्ट रेडी है, बस इसको अच्छे से लेबल कर दो। ये हमारी इनकम हो गई, कंजम्पशन, इनकम वही मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ये हमारा सी बार हो गया, दिस इज ओरिजिन, दिस इज ब्रेक इवन पॉइंट। ये डेरिवेशन हो रही है, एक के नीचे एक रखा है हमने और प्रॉपर हम दिखा रहे हैं, दोनों डायग्राम्स को रिलेट कर रहे हैं। ये हो गया हमारा इनकम या फिर जीडीपी, दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज आवर वाई एक्सिस, यहां पे हम दिखा रहे हैं कंजम्पशन। ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है वो सेम है, इसको आप एस बार कह सकते हो, जो कि डिस सेविंग्स है, नेगेटिव सेविंग्स है, ठीक है। दिस इज अगेन ओरिजिन, यहां पर हम दिखा रहे हैं सेविंग्स, ये ब्रेक इवन पॉइंट है, यहाँ पे सेविंग्स 0 है, ये एस लाइन हो गई, यहाँ पे भाई इनकम या फिर जीडीपी, ठीक है। प्रॉपर देखो, इजी है। लाइंस तो ड्रॉ कैसे मैंने की पहले, तो लाइंस पहले हमने अच्छे से मार्क कर दी, फिर लेबल कर रहे हैं। अब ध्यान रखना विषय, इसके जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है ना, उसमें बच्चे थोड़ा गड़बड़ करते हैं। प्रॉपर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पर लिखने हैं, 3 पॉइंट्स में आप अपनी बात लिखेंगे। पहली बात आप करना कि ये जो लाइन है एस लाइन, वो कहां से शुरू हो रही है, ये उतना ही नीचे की तरफ नेगेटिव
की तरफ है, जितना ये सी बार है उतना ही ये यहाँ पे है। इसको आप कोई भी नाम दे दो, लेट्स से क्यू। ये यहां से स्टार्ट हो रही है। फिर आप बात करना ब्रेक इवन पॉइंट की, कि जहां पे y और c बराबर है वहीं पे s 0 है, और फिर इन दो पॉइंट्स को जोड़ के हमने इसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया। तो प्लीज स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन यहाँ पे आपको अच्छे से लिखने हैं। नाउ डेरिवेशन ऑफ c फंक्शन फ्रॉम s फंक्शन। अब इसमें c फंक्शन को आप नीचे रखना क्योंकि उससे डिराइव कर रहे हैं। बिल्कुल सेम तरीके से, वैसे ये मैं आपके लिए छोड़ सकती हूँ, आप खुद बनाएं, बट आई क्विकली अगेन शो यू वंस। ये हम बना लेते हैं अपनी एस लाइन, ये हम बना लेते हैं अपनी एस लाइन, ठीक है। और बिल्कुल इसके नीचे हम दिखाते हैं अपनी सी लाइन। जहां पे सेविंग 0 है वहीं पे आप कंजम्पशन और इनकम को इंटरसेक्ट करना, एंड ये जो डिस्टेंस है इतना ही डिस्टेंस यहां पे होना चाहिए। अच्छे से स्केल से एक बार मेजर करके आप देखना, स्केल से एक बार मेजर करके देखना, ठीक है। अब यहां से हम अपनी सी लाइन स्टार्ट करवा देते हैं। ये हो गई हमारी सी लाइन। अब यहां से हमें वाई लाइन को भी पास करवाना है। दिस इज द ब्रेक इवन पॉइंट, दिस इज द ब्रेक इवन पॉइंट। तो देखो इसमें साफ वही चीज पता लग रही है कि स्टार्टिंग में कंजम्पशन ज्यादा है इनकम से, उस समय सेविंग्स नेगेटिव है। फिर दोनों बराबर है, उस समय सेविंग 0 है, और उसके बाद इनकम ज्यादा हो गई कंजम्पशन से तो सेविंग्स पॉजिटिव है, ठीक है। इसको प्रॉपरली लेबल करेंगे जैसे मैंने पहले आपको करके दिखाया, और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन अच्छे से देख कर जाएंगे, ठीक है। डायग्राम देखें तो मुश्किल नहीं है। देन एएस फंक्शन तो वैसे बहुत ही ज्यादा इजी होता है। उसे तो बेसिकली हम इनकम से इक्वेट कर देते हैं, जितनी इनकम उतना ही एग्रीगेट सप्लाई, 0-0, 30-30, 50-50। तो इसका डायग्राम तो बहुत इजी है। ये तो वही है, आपकी जो वाई लाइन है, स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, यही आपका एएस है, ठीक है। तो यहां पे इसको अच्छे से लेबल कर दो। ये वही है इनकम या फिर जीडीपी, एंड हियर इज योर एग्रीगेट सप्लाई। तो जितना आप सप्लाई करोगे उतनी ही आपकी इनकम होगी। देन दो तरह की इन्वेस्टमेंट हम पढ़ते हैं, इंड्यूस्ड और ऑटोनमस। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रॉफिट मोटिव पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, और ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ इनकम, वो प्रॉफिट मोटिव पे डिपेंड नहीं करती। और कीन्स ने अजम्पशन ली है कि हम यहाँ पे ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट को ही स्टडी कर रहे हैं, बट वैसे मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। तो अगर ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये अपवर्ड स्लोपिंग है, दिस डिपेंड्स ऑन इनकम। और जो हमारी ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट है जो हमें फर्दर इक्विलिब्रियम के लिए भी लेनी है, दैट इज अ पैरेलल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। अब इसको लेबल कर लेते हैं। ये हमारी इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है। यहां पर हम दिखा रहे हैं एक्स एक्सिस पर इनकम, और यहां पर हम दिखा रहे हैं इन्वेस्टमेंट। जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे ये इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, ठीक है, ऐसे आप दिखा सकते हैं। और दिस इज ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट, इट रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ इनकम। ये गवर्नमेंट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करती है इस तरह की। तो इनकम का लेवल कुछ भी हो ये कांस्टेंट रहेगी, जैसे 20। तो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे हम वही दिखा रहे हैं इनकम, ठीक है। ये तीन डायग्राम्स हो गए आपके। दिस इज एएस और वाई, दिस इज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, दिस इज ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट। चलो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट एएस और एडी की इक्वालिटी यानी इक्विलिब्रियम। बट यू नो हाउ सिंपल दिस इज, क्योंकि देखो अभी हमने देखा कि जो एएस है वो तो वाई ही है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। 45 डिग्री का मतलब होता है कि देखने में भी लगे कि ये बिल्कुल सेंटर से लाइन निकल रही है, ठीक है। ये हो गया एएस।
अब जो एडी है, हम टू सेक्टर इकोनॉमी यहाँ पे अज्यूम कर रहे होते हैं, तो एडी सी प्लस आई, इट ऑब्वियसली स्टार्ट्स फ्रॉम वाई एक्सिस, क्योंकि इसमें सी का कंपोनेंट है जो जीरो नहीं होता, तो ये हमारा जैसे एडी हो गया। तो दैट्स इट, दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम फिर आप पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और ये भी बताएंगे कि व्हाट विल हैपन इफ एएस इज मोर देन एडी, व्हाट विल हैपन इफ एएस इज लेस देन एडी। ये हमारा पूरा ऐसे डायग्राम बन जाएगा, इनकम या फिर आउटपुट या जीडीपी, और इधर आप दिखा रहे हैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। हाउ सिंपल दिस इज। इसको एक्सप्लेन करने के लिए ऑब्वियसली आप कुछ ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे। चलो आगे देखते हैं। S इज इक्वल टू आई अप्रोच, ये भी बहुत सिंपल है। अभी आपने S वाला तो देख लिया कि S लाइन कैसे बिहेव करती है। S लाइन जो है वो नेगेटिव से शुरू होती है एंड देन इट क्रॉसेस द एक्स एक्सिस एंड मूव्स अपवर्ड, ये हमारी S लाइन हो गई। और जो हमारा I है, ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट, इट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू एनी लेवल ऑफ इनकम। तो जैसे यहाँ पे हम I दिखा देते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो भी इसकी वैल्यू होगी। सो दिस इज I and this is your point of equilibrium. This is your point of equilibrium. अब मैं एक ही डायग्राम में ASAD अप्रोच और S is equal to I अप्रोच दिखाती हूँ। पहले इसको हम प्रॉपर लेबल कर देते हैं। ये वैसे ब्रेक इवन पॉइंट है जहां पे जो सेविंग्स है वो जीरो है, ठीक है, सिंपल। इसको जैसे कोई भी वैल्यू, अगर ये 20 है, देन यहाँ पर आ गया हमारा इनकम या फिर जीडीपी, एंड हियर वी आर शोइंग सेविंग्स एज वेल एज इन्वेस्टमेंट। हाउ इजी दिस इज। अब अगर एक ही डायग्राम में दोनों दिखाने हैं तो वो भी हो सकता है। पहले एएसएडी दिखा देते हैं, उसके लिए आपको पता ही है एएस तो वही 45 डिग्री फ्रॉम ओरिजिन, एडी स्टार्ट समवेयर फ्रॉम वाई एक्सिस, ये एडी हो गया हमारा, एंड दिस इज इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब इस तरह से डायग्राम बनाना कि इसी पॉइंट पे एस और आई इंटरसेक्ट करें। दिस इज योर एक्स एक्सिस। अब अच्छा, अब आप सोचना ये जो डिस्टेंस है क्या ये और ये बराबर होने चाहिए? नहीं, क्योंकि अभी तो मैंने इसमें एडी दिखाया है विच इज सी प्लस आई। अगर ये सी लाइन होती तो ये और ये बराबर होने चाहिए थे, बट अभी ऐसा नहीं है। अब हम अपनी एस लाइन दिखा देते हैं, जैसे ये हो गई हमारी एस लाइन। अब आप स्मार्टली वर्क करना, यहां पे हमें इक्विलिब्रियम दिखाना है, यानी यहां पे हमें एस और आई को भी इंटरसेक्ट करवाना है। तो देखो यहां से हम अपनी आई वाली जो लाइन है वो पास करवा देते हैं। हाउ सिंपल दिस इज। ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम वेयर एस इज इक्वल टू आई एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम एस इज इक्वल टू एडी। अब इसको अच्छे से लेबल कर दो। ये 45 डिग्री हो गया, दिस इज वाई, दिस इज एक्स, दिस इज इक्विलिब्रियम, एंड ये भी इक्विलिब्रियम है। इसको ई स्टार कह देते हैं, ये ई और ये ई स्टार। यहाँ पे हम दिखा रहे होते हैं एक्स एक्सिस पे इनकम या फिर जीडीपी। यहाँ पे आप इसको जीरो, मतलब ओरिजिन है ये, दिस इज वाई डैश, इसको आप एस डैश कह सकते हो। ये आई हो गया हमारा, लेट्स से 20 से ये शुरू हो रहा है, एंड हियर यू आर शोइंग AS/AD एंड हियर यू आर शोइंग सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। तो ये एक ही डायग्राम में हमने दोनों तरह के इक्विलिब्रियम दिखा दिए। तो देखो ये बहुत इजी है, मल्टीप्लायर की फॉरवर्ड वर्किंग, यानी अगर एडिशनल इन्वेस्टमेंट होती है इकोनॉमी में तो उसकी वजह से इनकम पे पॉजिटिव फर्क पड़ता है। तो इसके लिए देखो बच्चे, वही इक्विलिब्रियम से स्टार्ट करेंगे। ASAD वाला जो डायग्राम होता है हमारा, दिस इज योर AS स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ये हमारा AS हो गया, ठीक है। देन ये हो गया हमारा AD। अब जो AD है दैट इज C प्लस आई इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी।
अब अगर हम बात कर रहे हैं कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट हुई है इकोनॉमी में, तो ये एडी जो है वो बढ़ जाएगा, इट विल मूव अपवर्ड। तो कैसे? लाइक दिस, एडी जो है बढ़ जाएगा। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस चेंज इन आई। वैसे जो पहले इक्विलिब्रियम था वो ये था, जहां पे पुराना एडी और पुराना एएस मीट कर रहा था। अब जो नया इक्विलिब्रियम है वो ये हो गया, जहां पे नया एडी और पुराना ही एएस मीट कर रहा है। इसको E1 कह सकते हैं। अगर हम इसे नीचे लेकर आए तो हम कह सकते हैं दैट दिस इज द change in income, this is the forward working of the multiplier, and this is the change in investment. यही हमारा मल्टीप्लायर का फॉर्मूला भी होता है ना, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर अब हम लिख देते हैं कि क्या शो कर रहे हैं, वही इनकम या आउटपुट या जीडीपी या फिर एम्प्लॉयमेंट। दिस इज आर एक्स एक्सिस एंड दिस इज आर वाई एक्सिस, जिस पर हम एएस और एडी शो कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल है। अब इसी का अगर हमें बैकवर्ड वर्किंग दिखाना हो, यानी अगर कुछ इन्वेस्टमेंट निकाल ली जाए इकोनॉमी से, तो उसका मल्टीपल इफेक्ट पड़ता है इनकम पे। ठीक है, तो ये भी बहुत सिंपल है। उसमें हमने एडी को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया था एडिशनल इन्वेस्टमेंट की वजह से। अब इसको एडी को हम नीचे की तरफ शिफ्ट कर देंगे। So this is also easy. This is the backward working of the multiplier. ये हमारा AS हो गया। Then ये original AD, और ये पहले मैं यहां तक मार्क कर देती हूँ, ये original AD C plus I, और अब हमारा AD नीचे हो गया क्योंकि अब हमने थोड़ी इन्वेस्टमेंट निकाल ली है इकोनॉमी से, कम कर दी है, which is C plus I plus एक्चुअली माइनस में जा रहा है, इन्वेस्टमेंट को हमने कम कर दिया है। ये हमारा ओरिजिनल इक्विलिब्रियम है जहां पे पुराना एडी और पुराना एएस मीट करते हैं, और ये हमारा नया इक्विलिब्रियम है। ठीक है, आप इसको अगर नीचे लेके आएंगे तो दिस इज द बैकवर्ड वर्किंग ऑफ द मल्टीप्लायर। इतने से इनकम कम होगी इकोनॉमी में एंड इतने से इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, मतलब इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह से इनकम कम हो रही है। दिस इज द बैकवर्ड वर्किंग ऑफ द मल्टीप्लायर। अब हम थोड़ा सा लेबल कर देते हैं डायग्राम एंड दैट्स इट। तो हमने बैकवर्ड वर्किंग भी देख ली, फॉरवर्ड वर्किंग भी देख ली। अब कुछ ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इन दोनों डायग्राम्स को हम एक ही में दिखा रहे हैं। अगर वो बोले कि इक्विलिब्रियम आपका कैसे शिफ्ट होगा अगर इकोनॉमी में इंजेक्शंस है या लीकेजेस है, तो आई विल शो यू दैट ऑल्सो। ये दोनों डायग्राम्स को हम एक में ही दिखा देंगे एंड दैट्स इट। ये भी सिंपल है। तो इक्विलिब्रियम ASY ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, अब AD पहले ओरिजिनल, ये है हमारा AD ओरिजिनल। ठीक है, ये हो गया हमारे जैसे C प्लस I। अब अगर इंजेक्शंस हो रही हैं इकोनॉमी में, इंजेक्शंस कुड भी यही एडिशनल इन्वेस्टमेंट, तो हमारा जो AD है वो ऊपर की तरह शिफ्ट हो जाए, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये हमारा AD शिफ्ट हो गया इंजेक्शंस की वजह से। ये इसको AD1 कह देते हैं। ये हो गई इंजेक्शंस। ठीक है, पहले जो हमारा इक्विलिब्रियम था वो था ये ओरिजिनल इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम यहां पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं लीकेजेस। अब लीकेजेस की वजह से AD नीचे की तरफ आ जाएगा। जैसे लीकेजेस हो सकती है टैक्सेस की फॉर्म में, तो ये हमारा अब AD आ गया लीकेजेस के बाद। इसको आप कह दो AD2। ठीक है, सो दिस इज, दीज आर द लीकेजेस फ्रॉम द इकोनॉमी, और इसकी वजह से हमारा इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया जैसे E से E2 यहां पर। ये नया इक्विलिब्रियम है। ठीक है, अब इसको प्रॉपर लेबल कर देते हैं, वही सेम चीज यहां पर दिखा रहे हैं। और इसको अगर आप नीचे एक्सटेंड करेंगे तो ये हमारा पॉजिटिव इम्पैक्ट है इंजेक्शंस की वजह से, और ये हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट है लीकेजेस की वजह से। इसको भी आप नेम दे सकते हैं। सो यहां पर वही जो हम पहले भी शो कर रहे हैं, इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट,
प्रॉपर लेबल करेंगे डायग्राम को। दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। ठीक है, इजी है ना। इसकी एक्सप्लेनेशन आप लिख देंगे सिंपली। चलो नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितना बोलूं उतना कम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्फ्लेशनरी गैप या एक्सेस डिमांड। मतलब जो एग्रीगेट डिमांड है वो ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो यहां पर जैसे पहले हम नॉर्मल इक्विलिब्रियम शो करेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट पे, सारे रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉय कर रहे हैं अगर, तो क्या इक्विलिब्रियम का स्टेट होगा। ठीक है, दिस इज आवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, नॉर्मल स्टेट। बट एक्सेस डिमांड है, तो एडी है, जो एडी है वो इससे ज्यादा है। सो एडी इससे ज्यादा है, ये हो गया एडी, नया एडी। तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट वाला एडी है, बट ये एक्चुअली हमें लग रहा है कि एडी इससे ज्यादा ही होगा, तो ये प्लान्ड एडी है। अब देखो एक्सेस डिमांड ठीक से मार्क करना है, यहाँ पे बच्चे ना गलती करते हैं। जो ओरिजिनल इक्विलिब्रियम होता, जो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता, उसी को या तो ऊपर ले जाओ या नीचे ले जाओ, डिपेंडिंग ऑन कि एक्सेस डिमांड है या डेफिशिएंट डिमांड है। तो इसी को जब आप ऊपर की तरफ ले जाएंगे लाइन को, तो दिस गैप इज योर एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, कुछ बच्चे यहां से मार्क कर देते, नहीं फुल एम्प्लॉयमेंट वाले इक्विलिब्रियम से करना है। प्लीज इसमें गलती मत करना। इसको जैसे मैं बोल देती हूँ ई और इसको बोल देते हैं एफ, तो ये एफ ई इज योर इन्फ्लेशनरी गैप, एफ ई इज योर एक्सेस डिमांड या फिर इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से बताना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो। इस लाइन को नीचे ले आओ, जैसे यहाँ पे m, तो आप कह सकते हो एफ एम माइनस ई एम इज इक्वल टू एफ ई इज इक्वल टू एक्सेस डिमांड। कई बार आपको डायग्राम गिवन होता है और वो कहते हैं कि बताओ ये चीज क्या इंडिकेट कर रही है। अगर आपको उस तरह के क्वेश्चंस चाहिए एक वीडियो में तो मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ, जिसमें डायग्राम से हमें आंसर बताना है। सो अगेन इसको लेबल कर देते हैं, सिंपल है, बट एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप का डायग्राम बहुत अच्छे से करके जाना, एंड ऑफ कोर्स आल्सो डेफिशिएंट डिमांड। तो यहाँ पे आ गया हमारा वही एडी एएस, दिस इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। चलिए अब आगे चलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। अब यहाँ पे क्या है, डिमांड जो है वो कम है सप्लाई से करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट पे जो डिमांड होनी चाहिए थी उससे कम है। तो सिंपल है, जो अभी हमने डायग्राम बनाया वैसा ही बनेगा। यहाँ पे एएस आ गया स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, ये हमारा ओरिजिनल एडी है। ठीक है, एडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, बट एक्चुअली अब जो हमें लग रहा है कि एडी होगा दैट इज लेस देन दिस, डेफिशिएंट डिमांड है ना, ये हमारा इक्विलिब्रियम होता फुल एम्प्लॉयमेंट पर। इसको मार्क कर लो। नाउ आवर न्यू एडी इज दिस, न्यू एडी इज दिस, इसको आप बोल दो एडी 0 या एडी 1 जैसे भी। दिस इज प्लान, मतलब हमें लग रहा है कि एडी कम होगा। तो अब ये इक्विलिब्रियम से लाइन को नीचे की तरफ ले आओ, जैसे इसको आप बोल दो एफ, तो यहाँ पे ई एफ इज योर डेफिशिएंट डिमांड। तो प्लीज इसको मार्क ठीक से करना। फिर से बता रही हूँ, कुछ बच्चे यहां से मार्क कर देते हैं, नहीं, जो फुल एम्प्लॉयमेंट वाला इक्विलिब्रियम है ना वो पहले मार्क कर लेना, उसके ऊपर जा रहा है तो एक्सेस डिमांड, नीचे दिखा रहे हो तो डेफिशिएंट डिमांड। प्लीज ये वाला मत मार्क कर देना। ओके, सो यहाँ पे EF हो गया डेफिशिएंट डिमांड, लाइक आई सेड। यहाँ पे हम दिखा रहे हैं इनकम या आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट। दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज आवर वाई एक्सिस शोइंग AD और AS। ठीक है, ये हो गया हमारा डेफिशिएंट डिमांड या डिफ्लेशनरी गैप। चलिए उसके बाद देखते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। एक्चुअली
यहीं पे मैं आपको अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बता सकती हूँ, बट आई वांट कि आप इन दोनों चीजों को थोड़ा डिफरेंशिएट करके डायग्राम भी अलग अलग बना के देखो। वैसे तो यहीं पे मैं आपको बता सकती हूँ, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम आप भी बता सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एएस और जो ये अंडर एम्प्लॉयमेंट वाला एडी है, दिस इज योर अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इसी को हम अब यहां पे दिखाएंगे और रिप्रेजेंट करेंगे। सो दिस इज वेरी सिंपल। इसमें हम डेफिशिएंट डिमांड भी दिखा सकते हैं इसी डायग्राम में। मैं एक बार फिर से आपको बना के दिखा रही हूँ, वही सेम चीज, बस थोड़ा लेबलिंग डिफरेंट हो जाएगी। तो ये एडी है फुल एम्प्लॉयमेंट वाला, ठीक है, बट अभी जो हमें लग रहा है कि एडी होगा वो इससे कम है, तो अब इसको लेबल कर देते हैं। ये एडी है फुल एम्प्लॉयमेंट वाला, इसको आप ये भी कह सकते हो कि ये रिक्वायर्ड है, बट जो एक्चुअल एडी है ना वो कम है। एक्चुअल भी कह सकते हो इसको, या प्लान्ड भी कह सकते हो, क्योंकि हम एक्सेंटे देख रहे होते हैं। नाउ दिस इज आवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, दिस इज आवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, क्योंकि एडी ये फुल एम्प्लॉयमेंट वाला है, ठीक है। अब इस पॉइंट को अगर हम नीचे की तरफ ले जाएं, जैसे ये ई है और ये एफ है, तो ये तो आपको पता है दिस इज डिफ्लेशनरी गैप या डेफिशिएंट डिमांड, ठीक है। ये तो मैंने आपको प्रीवियस डायग्राम में भी दिखाया। ये हमारा है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ये हमारा है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब है एएस और एडी, तो उनकी तो इक्वालिटी होनी ही चाहिए ना। अब अगर इस लाइन को आप नीचे ले आओ, इस लाइन को नीचे ले आओ, तो इससे आप कह सकते हो अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। क्योंकि डिमांड कम है तो हमारे जो रिसोर्सेज है वो भी पूरी तरह से यूज नहीं हो पा रहे, क्योंकि हम प्रोडक्शन भी फिर कम कर रहे हैं। तो अब इसको थोड़ा अच्छे से लेबल कर दो। दिस इज योर इनकम और आउटपुट, दिस इज योर एडी और एएस, ठीक है। ये हो गया आपका डिफ्लेशनरी गैप भी दिखा दिया, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी दिखा दिया, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी दिखा दिया। नाउ ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, वैसे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है, और ये आप इस वाले डायग्राम में भी देख सकते हो, इन्फ्लेशनरी गैप वाले में। ये जो आपका एडी है ये फुल एम्प्लॉयमेंट वाले एडी से ज्यादा है, तो ये जो पॉइंट होगा ना ये हमारा होगा ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। वैसे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, तो यहीं पे मैं आपको दिखा देती हूँ, इससे हम ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। तो आप ये वाला डायग्राम अपने आप एक बार बनाकर देखेंगे। दिस वन यू विल मेक इट योरसेल्फ। उसके बाद हम आते हैं पैरामेट्रिक शिफ्ट ऑफ अ लाइन पर। ना हो सकता है आपने ये पहले कभी सुना भी ना हो, बट दिस वर्ड इज मेंशन्ड और दिस कॉन्सेप्ट इज देयर इन योर एनसीईआरटी, तो ये भी हमें एक बार देखना है। एंड आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस ऑलरेडी। मैंने जो हिडन जेम्स वाला वीडियो बनाया था आपके लिए डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट चैप्टर का, उसमें भी मैंने ये कवर किया है, ठीक है। तो देखते हैं पैरामेट्रिक शिफ्ट ऑफ अ लाइन क्या होता है। वैसे ये बहुत ज्यादा सिंपल है। यहाँ पे हम बात कर रहे होते हैं अपने सी फंक्शन के बारे में। जैसे आपको पता है सी फंक्शन है सी बार प्लस बी वाई। अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यूज ले लूं, लेट्स से 4 प्लस 0.5 वाई, ठीक है। इसे अगर मैं एक मैथमेटिकल इक्वेशन से कंपेयर करूं तो दिस लुक समथिंग लाइक दिस, y इज इक्वल टू mx प्लस c। यहाँ पे ये जो m है ये स्लोप है लाइन की, और वैसे भी ये स्लोप ही है, c फंक्शन c लाइन की स्लोप है ये MPC, और ये होता है y इंटरसेप्ट। अगर आपको मैथमेटिकली नहीं भी पता देन ऑल्सो इट्स फाइन। तो देखो अगर मेरी ओरिजिनल लाइन है 4 प्लस 0.5 y, तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। तो एक बार मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। जैसे ये हमारी सी लाइन होगी, अब आपको बनानी आ ही गई होगी, हमने बहुत बार देख लिया है। ये लेट्स से हमारी ओरिजिनल लाइन है c इज इक्वल टू 4 प्लस 0.5 y, ठीक है। यहां पर हम दिखा रहे हैं इनकम और यहां पर हम दिखा रहे हैं कंजम्पशन। नाउ
अगर लेट्स से ये स्लोप चेंज हो जाती है, पहले स्लोप क्या है 0.5, अगर लेट्स से ये स्लोप चेंज हो जाती है एंड दिस बिकम्स फ्रॉम 0.5 to 0.8, तो अब मेरी जो न्यू लाइन है वो ये हो जाएगी। एंड स्लोप चेंज होने का मतलब है कि ये नई जो लाइन होगी वो पता है कैसी दिखाई देगी, समथिंग लाइक दिस। ये स्लोप चेंज होना होता है, स्लोप चेंज हो रही है, इंटरसेप्ट नहीं चेंज हो रहा। जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम है, क्योंकि ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी ऑटोनोमस कंजम्पशन 4, ये सेम है, द स्टार्टिंग पॉइंट इज द सेम, बट ये जो लाइन है थोड़ी रोटेट कर गई है, रोटेशन बोलते हैं इसको। एंड दिस न्यू लाइन इज c इज इक्वल टू 4 प्लस 0.8y, और इसी रोटेशन को एक्चुअली हम कहते हैं पैरामेट्रिक शिफ्ट ऑफ अ लाइन। ठीक है, मतलब यही कि ये जो रोटेशन हो रही है इसी को हम पैरामेट्रिक शिफ्ट कहते हैं। ये ऊपर की तरफ भी हो सकती है, नीचे की तरफ भी हो सकती है, तो ये होती है पैरामेट्रिक शिफ्ट। और वैसे मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं, यहां पे तो मैंने स्लोप चेंज की है, बट अगर इंटरसेप्ट हम चेंज कर दें, ये इंटरसेप्ट है ना, इसको अगर मैं चेंज कर दूं, बाकी स्लोप को सेम रखूं, तो क्या होगा हमारी नई लाइन के साथ। तो देखो, ओरिजिनली अगर मेरी सी लाइन ऐसे दिखाई दे रही है, c इज इक्वल टू 4 प्लस 0.5y, अब अगर इंटरसेप्ट चेंज हो रहा है तो यहां से चेंज हो जाएगा और ये एक पैरेलल शिफ्ट हो जाएगी। पैरेलल इसलिए क्योंकि स्लोप जो है वो सेम है, तो स्लोप सेम है, टिल्ट नहीं हो रही है लाइंस। ठीक है, तो ये मेरी ओरिजिनल लाइन है, c इज इक्वल टू 4 प्लस 0.5y, एंड ये मेरी नई लाइन है, c इज इक्वल टू, इंटरसेप्ट चेंज हो रहा है 6, और इंटरसेप्ट क्या है यहाँ पे, ऑटोनोमस कंजम्पशन। ठीक है, दैट इज द इंटरसेप्ट। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं पैरेलल शिफ्ट ऑफ अ लाइन। पैरेलल शिफ्ट, ये पहले 4 था इंटरसेप्ट, अब 6 हो गया है, इसको हम कहते हैं पैरेलल शिफ्ट। और जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया जिसमें स्लोप चेंज हो रही थी बट इंटरसेप्ट नहीं, इसे बोलते हैं पैरामेट्रिक शिफ्ट। तो ये दोनों नाम आप देख लो, इसे कहते हैं पैरामेट्रिक शिफ्ट। ठीक है विषय, जहां पे स्लोप चेंज हो रही है, और जहां पे ऑटोनोमस कंजम्पशन या इंटरसेप्ट चेंज हो रहा है इसे हम बोलते हैं पैरेलल शिफ्ट। पैरेलल शिफ्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। चलो आगे चलते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर एंड द लास्ट चैप्टर, जिसमें हम डायग्राम्स देखते हैं। गवर्नमेंट बजट में कोई डायग्राम्स नहीं है, बीओपी में कोई डायग्राम्स नहीं है, बट हाँ चार्ट्स हैं, वो आप देखकर जाएंगे, अच्छे से लिख के देखो करंट अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं, कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीजें शो करते हैं। यहाँ पे पहला डायग्राम हो गया कि प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में क्या रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है, इसलिए ये जो हमें दिखता है डिमांड कर्व ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, तो वेरी सिंपली इस चैप्टर में तो वही एक ही तरह के डायग्राम्स बन रहे होते हैं। तो ये हमारा डिमांड कर्व है। What does it show actually? Inverse relationship. अगर फॉरेन एक्सचेंज सस्ती हो जाएगी तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी एंड वाइस वर्सा। तो यहां पे हम दिखा रहे होते हैं एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, क्वांटिटी, या फिर आप यहाँ पे डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज भी लिख सकते हो, फॉरेन एक्सचेंज। ये डी लाइन हो गई हमारी, एंड हियर यू शो द रेट ऑफ एक्सचेंज, द रेट ऑफ एक्सचेंज। लेट्स से पहले जो हमारा प्राइस था वो था OR, और उस पे जो हम डिमांड कर रहे थे फॉरेन करेंसी, लेट्स से OM। ठीक है, अब प्राइस अगर कम हो गया, OR से OR1 हो गया, तो जो हमारी डिमांड है वो बढ़ रही है। सिंपल है, देखो यहाँ पे एक्सचेंज रेट अगर कम हो रहा है तो इट मींस कि अगर पहले $1.60 का था तो अब $1.50 का हो रहा है। यहाँ पे डॉलर जो है वो सस्ता हो रहा है, फॉरेन करेंसी सस्ती हो रही है, तो हम उसकी डिमांड बढ़ा देंगे। इनवर्स रिलेशनशिप जैसे आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हो,
यहाँ पे कुछ भी मुश्किल नहीं है, पर इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एक बार अच्छे से लिख के देखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, सप्लाई और प्राइस में क्या रिलेशनशिप है? पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर प्राइस बढ़ जाएगा फॉरेन करेंसी का तो हम ज्यादा सेल करना चाहेंगे, सप्लाई ज्यादा करना चाहेंगे। आई विल गिव यू एग्जांपल। तो ये हमारा सप्लाई का कर्व है, ठीक है। लेट्स से पहले इस प्राइस पर ये क्वांटिटी सप्लाइड थी, अब प्राइस अगर बढ़ रहा है तो क्वांटिटी भी बढ़ रही है सप्लाई की। तो अब इसको थोड़ा लेबल कर देते हैं, दिस इज एस, एफ लिख सकते हो साथ में कि सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। यहाँ पे दिखा रहे हैं हम क्वांटिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यहाँ सप्लाई भी लिख सकते हो, दैट इज ऑल्सो फाइन। ये हमारा एक्स एक्सिस है, इस पे हमेशा यही दिखाया जाता है और यहाँ पे हम हमेशा रेट ऑफ एक्सचेंज या एक्सचेंज रेट दिखाते हैं, ठीक है। अब अगर पहले रेट था लेट्स से ओ आर और यहाँ पे सप्लाई हो रही थी ओ एम, तो अब अगर रेट बढ़ गया है तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी। जैसे इमेजिन अगर पहले रेट था इतना और अब रेट बढ़ गया है फॉरेन करेंसी का, तो इस केस में अगर आपके पास डॉलर्स पड़े हैं तो नाउ डॉलर्स महंगे हो गए हैं, तो नाउ यू वांट टू सप्लाई मोर और सेल मोर। अगर आपके पास डॉलर्स पड़े हैं तो अब आप उसे बेचना चाहोगे, तो इससे सप्लाई बढ़ जाएगी, ठीक है। अगेन इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आप लिख कर जाएंगे, पहले प्रैक्टिस करके जाएंगे। चलिए अब हम देखते हैं इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है और बेसिकली फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में कैसे डिसाइड होता है एक्सचेंज रेट, वो हम यहाँ पे देखते हैं। ऑलराइट, तो ये डायग्राम कैसे बनता है? सिंपली पहले तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम दिखा रहे हैं। तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, अब तक तो आपको पता लग ही गया है, एंड दिस इज द सप्लाई कर्व, ठीक है। तो ये जो रेट डिसाइड हुआ इंटरसेक्शन पे, दिस इज द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। इसको अब हम लेबल करते हैं। सो दिस इज आवर डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, दिस इज सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज, दिस इज योर इक्विलिब्रियम। इसे ओ आर रेट कह देते हैं और इसको हम कह देते हैं क्यू, विच इज द क्वांटिटी, विच इज एक्चुअली द सप्लाई और डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। और ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस पे रेट ऑफ एक्सचेंज, या एक्सचेंज रेट, एक ही बात है। अब देखो ये तो इक्विलिब्रियम रेट है हमारा, दिस इज द रेट विच विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। बट इसी डायग्राम की एक्सप्लेनेशन में हम कहते हैं कि इफ द रेट इज हायर देन द इक्विलिब्रियम रेट, let's say if the rate is this OR1, if the rate is OR1 तो क्या होगा? इससे ड्रॉप करते नीचे और इसे ड्रॉप करते नीचे। Let's name this OM and ON, ठीक है, OM and ON। तो देखो if the rate is OR1 तो क्या होगा? यू कैन सी इस रेट पर सप्लाई ज्यादा होगी और डिमांड कर्व से देखो डिमांड कम होगी। डिमांड इतनी OM और सप्लाई ON। यहां पर डिमांड होगी OM नीचे वाली एक्सेस से देखो और सप्लाई होगी ON। तो यहां पे एक्सेस सप्लाई है ना, सप्लाई ज्यादा है टू द एक्सटेंट ऑफ MN, इतनी सप्लाई ज्यादा है, एक्सेस सप्लाई। अब सिंपल सा सोच के देखो, जिस चीज की सप्लाई ज्यादा होती है, जिस चीज की मार्केट में सप्लाई ज्यादा होती है, उस चीज की वैल्यू कम हो जाती है, उस चीज का प्राइस कम हो जाता है। तो यहाँ पे जो एक्सचेंज रेट है इसकी वजह से अब वो ड्रॉप डाउन हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, एंड इट विल कम डाउन टू द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ OR। फिर से वही रेट अचीव हो जाएगा एंड वी विल फॉल बैक टू द इक्विलिब्रियम रेट। दिस इज वन एक्सप्लेनेशन। दूसरी एक्सप्लेनेशन, अब अगर रेट इक्विलिब्रियम से कम हो जाए, लेट्स से ये हो गया हमारा OR
टू। ठीक है, अब क्या होगा, यहां पे आप देख सकते हो डिमांड OR2 पे जो डिमांड है वो ज्यादा है ON के बराबर। एट OR2 डिमांड ज्यादा है, नीचे वाली एक्सिस से देखो ON, और सप्लाई OM। तो यहां पर डिमांड ज्यादा है, देयर इज एक्सेस डिमांड टू द एक्सटेंट ऑफ MN। अब आप नॉर्मल सा सोच के देखो, जिस चीज की डिमांड ज्यादा होती है उस चीज की वैल्यू बढ़ जाती है, वो चीज महंगी हो जाती है। तो अब हम फिर से प्राइस बढ़ जाएगा एंड वी विल अगेन फॉल बैक टू द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ OR। सो यही तो इक्विलिब्रियम है कि जो भी सिचुएशन हो, अल्टीमेटली द रेट वुड गो बैक टू द इक्विलिब्रियम रेट वेयर द डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल। यही तो होता है इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इस पूरी चीज को आप एक्सप्लेन करेंगे इफ दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड, और अपने वर्ड्स में एक बार लिख के जरूर प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, चलो देन सिंपल है। अब फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बढ़ रही है तो एक्सचेंज रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कम हो रही है तो एक्सचेंज रेट पे क्या फर्क पड़ेगा। इन 4 डायग्राम्स की प्रैक्टिस कर लो। डिमांड बढ़ रही है तो क्या होगा, डिमांड कम हो रही है तो क्या होगा, सप्लाई बढ़ रही है तो क्या होगा, सप्लाई कम हो रही है तो क्या होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिमांड सप्लाई। दिस इज द इक्विलिब्रियम, ये हमारा रेट चल रहा है। अब अगर डिमांड बढ़ जाए तो देयर इज अ राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व। ठीक है, नाउ द न्यू रेट ऑफ एक्सचेंज इज डिटर्मिन्ड एट दिस पॉइंट। तो यहां पर देख सकते हो आपकी एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है फ्रॉम OR टू OR1। पहले अगर ये Q था तो अब ये हो गया है Q1। ठीक है, सिंपली इसको आप कह सकते हो कि यहां पे अगर पहले एक्सचेंज रेट था 60, तो अब क्योंकि US डॉलर की डिमांड बढ़ गई है तो डॉलर और मजबूत हो गया है, तो अब ये हो गया 70। दिस इज डेप्रीसिएशन ऑफ होम करेंसी, मतलब आर इंडियन रूपी और डोमेस्टिक करेंसी, and appreciation of foreign currency, appreciation of foreign currency, and this is rise in exchange rate। ठीक है, बट इसको प्रॉपरली लेबल करना है आपने, सप्लाई और डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन करेंसी, एंड यहां पर आप दिखा रहे हैं रेट ऑफ एक्सचेंज। प्रॉपर इसको लेबल कर लो अच्छे से। इसे आप बोल लो E, इसे आप कह लो E1। दैट्स इट, ये हो गया हमारा इंक्रीज इन डिमांड। चलिए उसके बाद देखते हैं डिक्रीज इन सप्लाई। सिंपल है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दो। कितना जल्दी जल्दी अब आप ये 4 डायग्राम्स प्रैक्टिस कर सकते हो, ये तो बहुत सिंपल हो गया। पहले इक्विलिब्रियम रेट डिटर्मिन हो रहा है जहां पे दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब ये हमारा डिमांड कर्व है, ये सप्लाई है। सप्लाई कम हो रही है तो सप्लाई कर्व का लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, एंड नाउ द न्यू रेट विल बी डिटर्मिन्ड। और ये पुराने रेट से हायर है बट क्वांटिटी कम हो रही है, तो इसे आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहले जो रेट था दैट वाज OR, नाउ द रेट इज OR1 विच इज हायर, और ये हमारा नया सप्लाई कर्व है। ठीक है, अगेन इसको प्रॉपरली आप लेबल कर देंगे, सप्लाई डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और यहाँ पे रेट ऑफ एक्सचेंज। इसको आप ऐसे दिखा दीजिए, लाइक इन दिस ऑल्सो। अगर हम इसको ऐसे दिखा दें तो इससे क्लैरिटी हो जाती है कि ये इसका राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, चलो लिख ही देते हैं, सप्लाई और डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन करेंसी, रेट ऑफ एक्सचेंज। एक्सप्लेन कर देना वही कि पहले अगर रेट था $1.60, तो अब अगेन रेट यहाँ पे हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे डॉलर की सप्लाई कम हो गई, तो जिस चीज की सप्लाई कम हो जाती है उस चीज की वैल्यू बढ़ जाती है। दिस इज अगेन राइज इन एक्सचेंज रेट, डेप्रीसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एंड एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी।
फॉल इन डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी, सिंपल वैसे ही आप बना लेंगे। यहाँ पे लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा डिमांड कर्व का। पहले ओरिजिनली यहाँ पे हमारा रेट एस्टैब्लिश हो रहा है, ठीक है। दिस इज योर ओरिजिनल डिमांड कर्व, दिस इज योर ओरिजिनल सप्लाई कर्व। फॉल इन डिमांड, तो ये हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। और अब जो हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज डिटर्मिन हुआ दैट इज लोअर देन द ओरिजिनल वन, ठीक है। यहाँ पे हमारा डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, दैट्स इट। पहले अगर था इतना तो अब हो गया है समथिंग लाइक दिस। दिस इज एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एंड डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। एंड अगेन वही सप्लाई और डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी। एंड यहां पर वी हैव रेट ऑफ एक्सचेंज, और इसको प्रॉपरली आप एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। देन राइज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, अगेन वेरी सिंपल। सप्लाई कर्व का राइटवर्ड शिफ्ट, ये ओरिजिनल हो गया, राइटवर्ड शिफ्ट। सप्लाई बढ़ गई है अगर डॉलर्स की, तो फिर ऑब्वियसली उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, रेट ऑफ एक्सचेंज यहाँ पे फॉल हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, तो ये OR से हो गया है OR1 जो कि कम है। समथिंग लाइक दिस हैज हैपेंड, फॉल इन एक्सचेंज रेट। हमारी करेंसी रूपी स्ट्रॉन्ग हो रही है, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। दिस इज रेट ऑफ एक्सचेंज। एंड यहां पर वही सप्लाई और डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक है। सिंपल, प्रॉपरली लेबल कर देंगे एंड दैट्स इट। तो ये सभी डायग्राम्स आपके प्रैक्टिस हो गए। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू। इफ इट डिड, प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एक बार जरूर अपने आप बना के, यहाँ तो आपने मेरी हेल्प लेके बनाए हैं साथ साथ में, अब ये वीडियो के बाद आप खुद से एक बार सारे डायग्राम्स बनाकर देखो विद प्रॉपर लेबलिंग एंड थिंक अबाउट द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इन योर माइंड, और इससे आपकी मैक्रो की तैयारी बिल्कुल सॉलिड हो जाएगी, ठीक है। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।